नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेदांत क्लासेज में। साथियों, पीछे क्या दिख रहा है? सीधा सीधा आपको दिख रहा है रानी पद्मिनी। अब आपकी नजर रानी पद्मिनी पे है। पहले तो रानी पद्मिनी, नजरें हटाओ, नजरें हटाओ, इधर आ जाओ आगे। यहाँ क्या दिखा आपको? क्या दिखा आपको? चित्तौड़ का किला। कहाँ का किला रे? चित्तौड़ का किला। देखना मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे कालिए, पीछे क्या दिख रहा है आपको? चित्तौड़ का किला। इधर क्या दिख रहे है? रानी पद्मिनी, है ना? देखो, देखना मेरे भाई, आज जो हमारा डिस्कशन रहेगा विशेष रूप से चित्तौड़ के किले को लेकर रहेगा। स्थापत्य कला की सीरीज चल रही है। स्थापत्य कला के अंदर चित्तौड़ का किला अपने आप में बहुत सर्वश्रेष्ठ है। मैं उस किले की बात कर रहा हूं। मैं राजस्थान के सर्वाधिक जौहर हुए, राजस्थान के सर्वाधिक केसरिया हुए। इन्हीं जौहर और केसरिया का एक सम्मिलित रूप बोला जाता है साका। साका। राजस्थान के अगर सर्वाधिक साके हुए वो कौन से दुर्ग में हुए? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग ने अपने काल में बहुत सारे ऐसे क्षण देखे हैं जब राजा महाराजाओं का काल हुआ करता था, जब राजतंत्र था, तब इस किले ने, जो ये किला है ना, इसने ऐसे संघर्ष देखे हैं अपने काल में जिसमें राजस्थान के सर्वाधिक साके हो गए। पप्पा राहुल जैसे वीर योद्धा हुए थे, राणा कुंभा जैसे वीर योद्धा हुए थे, पद्मिनी जैसी, रानी पद्मिनी जैसी रानियां हुई थी। ये वो रानी है जो अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने चरित्र के लिए, अपने आन बान शान के लिए खुद और 1600 दासियों के साथ एक जौहर कुंड में, एक अग्नि कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। मैं उस चित्तौड़ की बात कर रहा हूं जो राजस्थान का गौरव है, राजस्थान की शान है, राजस्थान की आन है और राजस्थान की बान है। मैं उस चित्तौड़ की बात कर रहा हूं जो मेवाड़ रियासत का एक बहुत बड़ा दुर्ग है। मैं इस जो ये चित्तौड़ दुर्ग है ना, मैं उस चित्तौड़ की बात कर रहा हूं जिसने अपने काल में या राजतंत्र में बहुत सारी असामाजिक तथ्यों का सामना किया था। मैं उस चित्तौड़ की बात कर रहा हूं जिस चित्तौड़ ने राजस्थान के सर्वाधिक शाखाओं को झेला है। यहाँ के वीर पुरुषों ने इस धरती को, यहाँ के जो वीर पुरुष हुए ना, इस धरती को इस प्रकार से सजोया है, इस प्रकार से सींचा है इस धरती को, तब जाके आज चित्तौड़ 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 है। अबुल फजल ने, एक इतिहासकार हुए थे अबुल फजल, उन्होंने बोला है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड़ैया। गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब क्या है? गड़ैया है। मैं उसी चित्तौड़ की बात कर रहा हूं जो भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। सबसे बड़ा क्या है? आवासीय किला। ये भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का क्या है? सबसे बड़ा आवासीय किला है। आवासीय। मेरे भाइयों बहनों और मेरे साथियों, आपका ध्यान बिल्कुल इधर ही रहना चाहिए। हम मोदी जी की आवाज में पढ़ते हैं। मेरे भाइयों बहनों, देखना और सुनना, अच्छे से देखना जो लिखूं और अच्छे से सुनना जो मैं बोलूं। पहले आपको सुनना है, फिर आपको देखना है। मैं उस चित्तौड़ की बात कर रहा हूं जहां के राजाओं ने, जहां के महाराणाओं ने, जहां के राणाओं ने अपने स्वाभिमान और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए ठीक है आगे झुके नहीं थे। ये वो रियासत है, ये वो किला है और ये वो रियासत है जहां के राजा अपने स्वाभिमान के लिए किसी के आगे झुके नहीं, किसी के तलवे नहीं चाटे थे इन्होंने। यहाँ के राजा अपने आप में बहुत ही स्वाभिमान राजा हुए थे। ये वही चित्तौड़गढ़ है और ये रानी वो रानी है जो उस समय की विश्व सुंदरी हुआ करती थी। इनके पति का नाम या इनके महाराणा का नाम क्या था साथियों? इनके महाराणा का नाम था राहुल रतन सिंह।
राहुल रतन सिंह जाते हैं अपनी, उनकी दूसरी रानी थी नागमती, और नागमती के लिए जाते हैं मोती ढूंढने के लिए श्रीलंका, और श्रीलंका से क्या लाके आते हैं, श्रीलंका का ही मोती उठा के लेके आ जाते हैं। कहने का मतलब रानी पद्मिनी को लेके आ जाते हैं, और रानी पद्मिनी है ना, वो क्या है, देखो ये कौन है, रानी पद्मिनी, रानी पद्मिनी, तो अपने स्वाभिमान के लिए किसी के सामने झुकी, अपने चरित्र को बचाने के लिए, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए इन्होंने 1600 दासियों के साथ एक अग्निकुंड तैयार किया, और सन 1303 में उस अग्निकुंड में जोहर कर लेते हैं। उस चित्तौड़ की बात कर रहा हूं, जो चित्तौड़ राजस्थान का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा क्या है, आवासीय किला या लिविंग फोर्ट। ये राजस्थान का सिरमौर, राजस्थान का गौरव, राजस्थान की आन बान शान, दुर्गों का सिरमौर, दुर्गों का तीर्थ स्थल कहलाता है। ये एकमात्र ऐसा किला है जिसमें खेती होती है, ये एकमात्र ऐसा किला है जिसमें उस समय 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या निवास करती थी। ये वो किला है जिसने राजस्थान के सर्वाधिक शाखे जेले हैं साथियों। 3 शाखे यहाँ होते हैं, 1303 में होता है, एक 1334-35 में होता है, और एक 1567-68 में होता है। 3 शाखे कौन कौन से हुए, एक शाखा होता है साथियों 1303, एक शाखा होता है 1434-35, एक शाखा 1534-35, और एक शाखा होता है 1567-68। मैं उन 3 शाखाओं की बात करता हूं साथियों, वो 3 शाखे जो सर्वाधिक शाखे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग ने झेले हैं। ये दुर्ग सभी दुर्गों का सिरमौर कहलाता है, सभी दुर्गों का तीर्थ स्थल कहलाता है, और सभी दुर्गों में राजस्थान का गौरव कहलाता है। ये इस प्रकार का दुर्ग है जिसमें अनेक मंदिर, अनेक कुंड, अनेक महल, 7 दरवाजे हैं इसके। कितने दरवाजे हैं, 7 दरवाजे हैं। देखना साथियों, रानी पद्मिनी के हाथ में आपको एक तोता दिखाई दे रहा हो, ये तोता दिखाई नहीं दे रहा आपको, ये तो अभी आपको चिड़िया विड़िया कबूतर दिखाई दे रहा है। बाकी इनके पास एक तोता था जिसका नाम है हीरामन तोता। तोता कौन सा है साथियों, हीरामन तोता। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे भाई बहनों, ये वो दुर्ग है कि आज हम चर्चा करेंगे, का नाम क्या है, चित्तौड़। ठीक है साथियों, देखो आगे बढ़ते हैं, इसी कड़ी को आगे लेते हुए यथावत आगे लेते हैं। ये क्या दिखा, फिर से आपको चित्तौड़गढ़ किला दिखा। कौन सा किला, चित्तौड़गढ़ का किला। देखना साथियों, किला कौन सा है, चित्तौड़गढ़ का किला है। यहां पे आपको क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, ये जो ऊंची मीनार दिखाई दे रही है, जब मीनार नहीं है जबकि क्या है साथियों, देखो ये आपको क्या दिखाई दे रही है, मीनार, जबकि मीनार नहीं है, इसका नाम है विजय स्तंभ। क्या नाम है, विजय स्तंभ। ये विजय स्तंभ मतलब किसी ना किसी विजय का प्रतीक होगा, किसी ना किसी युद्ध को किसी ने जीता होगा, और उसी युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में इसका निर्माण हुआ होगा। इसका निर्माण होता है साथियों 1440 से लेकर 1448, 1440 से लेकर 1448, 8 साल के भीतर इसका निर्माण होता है। और निर्माता कौन है इसके, राणा कुंभा, राणा। ये चित्तौड़गढ़ की आपको दीवार दिखाई दे रही होगी साथियों, देखो ये दीवार आपको दिखाई दे रही होगी, ये क्या है, दीवार, चारों तरफ से दीवार दीवार। कहा जाता है कि इस दीवार की जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर है, 13 किलोमीटर। अब देखो ये जो दुर्ग है, ये किसी ना किसी पहाड़ी, किसी ना किसी पठार पर निर्मित होगा। ये क्या है, पठार है।
क्या है साथियों? पठार। और इसका नाम क्या है? मेसा का पठार। कौन सा पठार? मेसा का पठार। देखना, मेसा पठार। क्वेश्चन आएगा कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग कौन से पठार पर निर्मित है? आप सीधे सीधे बता देना, मेसा के पठार पर स्थित। ये पठार, पठार के ऊपर क्या है? चित्तौड़गढ़ का किला है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। पठार कौन सा है? मेसा का पठार। ठीक है मेरे भाई मेरे बहन, कौन सा पठार होगा? मेसा का पठार होगा। अगर दीवार की लंबाई पूछ ली जाए, आप सीधे सीधे बताना, 13 किलोमीटर क्या है इसके दीवार की लंबाई है। इस दुर्ग के अंदर आपको जो ये मीनार दिखाई दे रही है, ये मीनार नहीं होकर क्या है? विजय स्तंभ है। ये दिखाई, देखो इसी दुर्ग में बहुत सारे मंदिर, देखो ये मंदिर, ये मंदिर, ये पीछे मंदिर, ये महल, ये महल, यहाँ पे ये मंदिर, यहाँ पे ये अनेक महल, क्या है इसमें? अनेक महल, अनेक मंदिर। देखो साथियों, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के उपनामों की चर्चा की जाएगी, निर्माण की चर्चा की जाएगी, कौन सी सदी या कौन सी शताब्दी में यह दुर्ग निर्मित होता है उसकी चर्चा की जाएगी। आज का जो सेशन रहेगा वो पूरा का पूरा चित्तौड़गढ़ का ही रहेगा। लाइव दर्शन करवाए जाएंगे चित्तौड़गढ़ के। चित्तौड़गढ़ के दर्शन इस तरीके से आपको करवाए जाएंगे। चित्तौड़गढ़ से पहले आपको ने ये चित्तौड़गढ़ देखा, देखो ये चित्तौड़गढ़ आपने देख लिया, ये दीवार है, मोटा मोटा स्ट्रक्चर ये आपने देखा। ये सबसे बड़ा क्या है? आवासीय किला, एशिया का सबसे बड़ा आवासीय किला। ये नहीं भारत का, भारत का तो है ही नहीं, भारत के अलावा ये एशिया का भी सबसे बड़ा आवासीय किला, राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला। ये कहने का मतलब उस समय जब राजा महाराजाओं का काल हुआ करता था, राजतंत्र था, तभी इस दुर्ग में 1 से 1.5 लाख जनसंख्या निवास करती थी। आज के टाइम में भी इसमें 5 से 6 हजार जनसंख्या निवास करती है। तो सीधी सीधी बात है कि यह किला किस प्रकार से रहेगा? सबसे बड़ा आवासीय किला रहेगा। कौन सा किला? सबसे बड़ा आवासीय किला। किला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला। किला क्या है? किले का नाम क्या है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का गढ़ या चित्तौड़गढ़ का किला। कौन सा किला? चित्तौड़गढ़ का किला। ठीक है साथियों, देखो आगे यथावत बढ़ते हुए हमने बढ़ा, यहां तक बढ़े, ये पठार हमने देखा। पठार कौन सा है? मेसा का पठार। पठार का नाम क्या है? मेसा का पठार। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण कौन से पठार पर हुआ है? पठार का नाम बताओ जी हमें, आप बता देना। हमने पढ़ा है अच्छे ढंग से, प्रदीप जी महा साहब से पढ़ा है, उसका नाम क्या है? मेसा का पठार। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है साथियों। क्वेश्चन आ जाए कि मेसा के पठार पर कौन से दुर्ग का निर्माण हुआ है, तो कौन से दुर्ग का निर्माण हुआ है? चित्तौड़गढ़ का। या फिर चित्तौड़गढ़ का निर्माण कौन से पठार पर हुआ? मेसा के पठार पर। अनेक मंदिर पढ़ेंगे, अनेक महल है वो पढ़ेंगे, विजय स्तंभ को अच्छे से पढ़ेंगे। 13 किलोमीटर जो इसकी बाउंड्री की लंबाई है वो कितने किलोमीटर है? 13 किलोमीटर। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, देखो यथावत बढ़ते हुए फिर से एक किला हमें दिखाई देता है, वो अब इसका भी नाम क्या है? चित्तौड़गढ़ का किला ही है। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। देखो अब मैं आपको यहां सीधे सीधे ढंग से बताऊंगा, आपको अच्छे से बताऊंगा। आपको बिल्कुल इधर देखना है निर्माण। क्या देखना है? इसका निर्माण। हाँ साहब बता दो, इसका निर्माण कब हुआ था? जी बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे? आपको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? 7वीं सदी में क्या होता है? निर्माण होता है। माय डियर स्टूडेंट, निर्माण कब हुआ? 7वीं सदी में या 7वीं शताब्दी में। ठीक है, अब देखो आगे देखना, इधर देखना। निर्माण किसने करवाया? निर्माण करता कौन था? आप बता देना। चित्रांग मौर्य था। चित्रांग मौर्य या फिर चित्रांगद मौर्य। चित्रांग मौर्य या फिर चित्रांगद मौर्य। इन्हीं चित्रांगद मौर्य या चित्रांग मौर्य के नाम पर यहां पे एक तालाब है, उसका नाम क्या मिलता है? चित्रांग तालाब या चत्रांग तालाब। चत्रांग तालाब
जो कहां है साथियों, चित्तौड़गढ़ के किले में ही है। देखना, यहां तक आपको समझ में आया, मुझे पता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम अब आएगी, आप बोलोगे कि मां साहब और कुछ बताओ, इसमें इंपॉर्टेंट वाला फैक्ट बताओ। अगर पूछ ले कि आपको आधुनिक निर्माण किसने करवाया इसका, आप बता देना आधुनिक निर्माता किसको कहा जाता है, राणा कुंभा को। इस दुर्ग का जो आधुनिक निर्माण करवाया वो किसने करवाया, राणा कुंभा ने। ठीक है मेरे भाई, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण होता है 7वीं सदी में। चित्रांगद मौर्य या चित्रांग मौर्य ने क्या करवाया, निर्माण करवाया। इन्हीं के नाम पर यहां क्या है, चित्रांग तालाब है। अनेक जनश्रुतियों में क्या कहा जाता है कि जो ये चित्तौड़गढ़ का किला है ना, उसका निर्माण किसने करवाया, जनश्रुतियों के अनुसार इसका निर्माण किसने करवाया, पांडवों में एक पांडव हुए थे, उनका नाम है भीम। निर्माण किसने करवाया, जनश्रुतियों के अनुसार भीम ने करवाया। इसी के नाम पर यहां पे एक तालाब है, भीमलत तालाब। भीमलत तालाब कहा जाता है कि इस तालाब का निर्माण भीम ने लात मारकर इस तालाब का निर्माण किया था, इसलिए इस तालाब को क्या कहा गया, भीमलत तालाब। जनश्रुतियां क्या कहती है, किताबें क्या कहती है, ग्रंथ क्या कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं कि इसका जो निर्माण करवाया वो चित्रांगद मौर्य ने करवाया। और इसी चित्रांगद के मौर्य के नाम पर यहां पर एक तालाब है जिसका नाम क्या मिलता है, चित्रांग तालाब। और इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या निकला, चित्तौड़गढ़। इन्हीं के नाम पर क्या नाम निकला, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग निकला। और इन्हीं के नाम पर क्या है, चित्रांग तालाब है। जबकि आधुनिक निर्माता कौन थे, इसका रिनोवेशन किसने करवाया, डेंटिंग पेंटिंग किसने करवाई, इसकी टूट भाग अगर किसने निकलवाई तो वो किसने निकलवाई, राणा कुंभा ने निकलवाई। आधुनिक निर्माण कह दो या फिर इसका जीर्णोद्वार कह दो या फिर इसका आप पुनर्निर्माण बोल सकते हो। वही जनश्रुतियां क्या कहती है कि आप थोड़ा रुको, मुझे सुनो, मैं क्या बोलना चाह रही हूं। जनश्रुति क्या बोलना चाह रही है, जनश्रुति का मतलब होता है अनेक लोगों द्वारा बोली गई बातें। जनश्रुति, जन मतलब लोग, श्रुति मतलब सुनना या उनके द्वारा बोली गई बातों को क्या करना है, सुनना है। जनश्रुतियां क्या कहती है कि इसका निर्माण किसने करवाया, पांडवों में एक पांडव हुआ था, उसका नाम मिलता है भीम, तो बहुत ही बलवान था, लात मारता है और एक तालाब का निर्माण करवाता है जिसका नाम क्या है, भीमलत तालाब। क्या नाम है मेरे भाई, भीमलत तालाब। जनश्रुतियों के अनुसार इसका निर्माण किसने करवाया, भीम ने करवाया। किसके अनुसार, जनश्रुतियों के अनुसार। जनश्रुतियों के, इस बात का आपका विशेष ध्यान रखना है। जनश्रुतियों के अनुसार निर्माण कौन करवाते हैं, भीम। भीम लात मारते एक तालाब का निर्माण हो जाता है और उस तालाब का नाम क्या निकाल दिया जाता है, भीमलत तालाब। जबकि चित्रांग मौर्य या चित्रांगद मौर्य ने क्या करवाया था, चित्रांग ने क्या करवाया था, यहां पे एक इस दुर्ग का निर्माण करवाया 7वीं सदी में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला कौन सा है, तो आप राजी खुशी बता देना, दोहरा ही नहीं है उसमें। आप बता देना 7वीं सदी में हुआ, इसका मतलब दूसरा सबसे बड़ा क्या है, दूसरा सबसे पुराना या प्राचीन दुर्ग। ठीक है, देखो ये क्या है, विजय स्तंभ। क्या है ये, विजय स्तंभ। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है जी, दिखाई दे रहा है। इसको बताओ, अच्छे से बताओ, राइटिंग से समझाओ, राइटिंग से समझाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कहां चला गया यार विजय, ये क्या है, विजय स्तंभ। दिखाई दे रहा है ना जी, दिखाई दे रहा है। इस विजय स्तंभ का निर्माण, ये विजय स्तंभ है। इस विजय स्तंभ का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था, राणा कुंभा ने। देखो इसका निर्माण, और निर्माण किसने करवाया था, राणा कुंभा ने। ठीक है, निर्माण कब होता है,
सॉरी 1440 से लेकर 1448 तक ये इसका निर्माण काल माना जाता है। सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया। सारंगपुर युद्ध की विजय हुई, विजय 1437 में होती है, के उपलक्ष्य में करवाया गया। यहां तक आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है, रख लेंगे। यह कितना मंजिला है, देखो इसकी मंजिलें गिनो रे जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने मंजिला है ये स्तंभ? 9 मंजिला यह स्तंभ है। कितने मंजिला? 9 मंजिला। मैं लिख सकता हूं 9 मंजिला क्या है? 9 मंजिला इमारत, ठीक है। इसकी 3 मंजिल आपको ध्यान रखनी है। 3 कौन कौन सी है? 3 5 8। 3 और 5 कितने होते हैं? 8 होते हैं। याद कौन कौन सी रखनी है? 3 5 8, 3 5 8, 3 5 8, 1 2 8। ये कितनी हो गई? 8। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये कौन सी हो गई? 5वीं। 1 2 3। 3 मंजिल आपको ध्यान रखनी है। 3 5 कितने होते हैं? 8 होते। 3 5 मत कर, 3 5 मत कर, 3 5 मत कर। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। 8 हो गए। देखो अच्छे से देखना, इधर देखना, क्या नहीं करनी है? 3 5 नहीं करनी है, नहीं तो विजय स्तंभ घुमाऊंगा नहीं। विजय स्तंभ चलना है ना? चलना है तो चलते हैं। इमारतें 3 याद रखनी है। 3 कौन कौन सी है? 3 5 और 8। क्यों रखनी है? इससे पहले मैं थोड़ा इधर बताऊंगा। इसकी जो हाइट मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है? 122 फीट। ये तो क्या है? इसकी ऊंचाई। अब देखो ये क्या है? इसकी चौड़ाई। इसकी चौड़ाई कितनी है रे? इसकी चौड़ाई है 80 फीट। एक 122 फीट क्या है? इसकी चौड़ाई, सॉरी ऊंचाई है। ये इसकी लंबाई, ये इसकी क्या है? चौड़ाई। कितना मंजिला है? 9 मंजिला ये इमारत है। सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में 1437 में एक युद्ध हुआ था, सारंगपुर का युद्ध, और इसी उपलक्ष्य में क्या करवाया गया? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। ठीक है साथियों, ठीक है साहब। आगे बताओ कुछ। आगे हम आपको बताएंगे कि जो इसका निर्माण करवाया राणा कुंभा ने करवाया, एक विजय के उपलक्ष्य में करवाया। निर्माण काल इसका पूछ लिया जाता है कि निर्माण कब हुआ था। आप राज्य कुछ ही बता देना कि इसका निर्माण कब हुआ था। 1440 से लेकर 1448 तक। कितनी मंजिला आपको ध्यान रखनी है? इसकी 3 मंजिलें आपको ध्यान रखनी है। 3 क्यों याद रखनी है? देखो जरा, 9वीं मंजिल, देखो ये है 9वीं मंजिल। पहले इसका थोड़ा मैं बता देता हूं। 9वीं मंजिल में क्या होता है? बिजली गिरने की वजह से क्या हुआ? इमारत ध्वस्त हो गई। देखो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं दिखाई दे रहा इस इमेज में कि यार ये मंदिर थोड़ी अलग दिखाई दे रही है? ये अलग दिखाई दे रही है ना? तो इस मंदिर का क्या होता है? पुनर्निर्माण होता है। कौन करवाते हैं? महाराणा स्वरूप सिंह। कौन करवाते हैं? महाराणा स्वरूप सिंह। कब करवाते हैं? 20वीं सदी में करवाते हैं। कब करवाते हैं? 20वीं सदी में। 1910 या 1911 के मध्य क्या करवाते हैं? बिजली गिरने की वजह से इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो यहां लिखो एक बात, ये 9वीं मंजिल का बिजली गिरने से पुनः निर्माण स्वरूप सिंह ने करवाया। कौन से सिंह ने करवाया? स्वरूप सिंह ने करवाया। देखो 3 मंजिलें याद कौन कौन सी रखनी है? 3 मंजिलों में एक मंजिल कौन सी है? एक मंजिल है 3। 3 5 मत कर, 3 5 मत कर, 3 5 मत कर। अधिकतर हम बोलते हैं ना यार, ज्यादा बोलता है कोई, ज्यादा बोलने वाले को हम क्या बोलते हैं? क्या मत कर? 3 5 मत कर। ठीक है, तो देखो 122 फीट ऊंची, और ये क्या है? 80 फीट इसकी चौड़ाई है। किसकी? विजय स्तंभ की। देखो मंजिल कौन सी है? 8वीं। मंजिल कौन सी है? 5वीं। मंजिल कौन सी है? 3री। 5वीं जो मंजिल है ना, देखो 5वीं मंजिल पर क्या है? इसके जो शिल्पकार हुए उनका नाम है। 3री मंजिल पर क्या है? 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। 8वीं मंजिल पर क्या है? अनेक मूर्तियां हैं।
सॉरी, 8वीं मंजिल पर एक भी मूर्ति नहीं है। सुना मेरी बात को, इधर देखना। मैंने बात बोली कि एक मंजिल आपको तीसरी याद रखनी है, एक आपको 5वीं याद रखनी है, एक आपको कौन सी याद रखनी है, 8वीं याद रखनी है। ठीक है, रख लेंगे। तीसरी मंजिल में ऐसा क्या है, तीसरी मंजिल में है 9 बार। 9 बार अरबी भाषा में, अरबी भाषा में 9 बार अरबी भाषा में, अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। अल्लाह लिखा हुआ। ठीक है भाई साहब, आगे बताओ। रे यार, मंजिल कौन सी ध्यान रखनी है, 5। मंजिल कौन सी ध्यान रखनी है, 8। 3 5 8। 3 की बात कर ली कि 9 बार क्या लिखा हुआ है इसमें, अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, 5वीं मंजिल में क्या लिखा हुआ है, इसके शिल्पकारों के नाम लिखे हुए हैं। किसके, विजय स्तंभ के। शिल्पकार कौन थे, नाता, पेमा या पोमा और नापा। ठीक है, नाता, पेमा, पोमा या नापा। 8वीं मंजिल क्या है, 8वीं मंजिल पर एक भी मूर्ति नहीं है, एक भी मूर्ति नहीं। यहां तक बात आपको समझ में आई। थोड़ा मैं वापस पीछे लेके चलता हूं। ये इमारत है, इस इमारत का नाम क्या है, विजय स्तंभ। विजय स्तंभ है ना। ठीक है भाई साहब, ये जो विजय स्तंभ है, इसकी प्रत्येक इमारत में क्या है, कोई ना कोई मूर्ति है। अनेक मूर्तियों से ये भरा पड़ा है। 8वीं मंजिल एक बात ऐसी मंजिल है जहां पर कोई भी मूर्ति नहीं है। कौन सी मंजिल, 8वीं मंजिल। अब बाकी सारी की सारी इमारतें, बाकी सारी की सारी इसकी मंजिलें, बाकी सारे के सारे फ्लोर्स क्या है, किसी ना किसी मूर्ति से भरे हुए। इसलिए इसको क्या कह दिया, मूर्तियों का अजायब घर। क्या कह दिया, उपनामों की बात करेंगे, विजय स्तंभ के उपनामों की बात करेंगे। इसको क्या कह दिया, मूर्तियों का अजायब घर, मूर्तियों का अजायब घर। ठीक है, मूर्ति, पहला उपनाम क्या मिलता है, मूर्तियों का, मूर्तियों का अजायब घर। ठीक है भाई साहब, देखो ये जो विजय स्तंभ है आपको किस तरीके से दिखाई दे रहा, किसी किसी ना किसी मुकुट के समान दिखाई दे रहा है। इसलिए इसको क्या कह दिया, इसको एक नाम बोला गया विष्णु ध्वज। एक नाम क्या बोला, विष्णु के मुकुट के समान, मुकुट के समान। आई बात समझ में। एक इसको क्या कहा जाता है, रोम के टार्जन टावर के समान, टावर के समान। वहीं इसको क्या कहा जाता है, कुतुब मीनार से, कुतुब मीनार से सृष्ट। कर्नल जेम्स टोड क्या कह के जाते हैं कि ये क्या है, कुतुब मीनार से भी क्या है, सृष्ट है। वही एक इतिहासकार हुए थे जिनका नाम मिलता है फर्ग्यूसन। ये क्या कहते हैं कि नहीं भाई साहब, ये रोम के टार्जन से भी क्या है, बेहतर है या उसके समान है। ठीक है, यहां तक आपको बातें समझ में आई। इसको मूर्तियों का अजायबघर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर क्या है, अनेक मूर्तियां हैं। विष्णु ध्वजगढ़ कहने का प्रमुख कारण क्या है कि ये किसी ना किसी मुकुट के समान है। क्या ये विष्णु भगवान को क्या है, समर्पित है। हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या है, विष्णु भगवान को समर्पित। देखो ये एकमात्र ऐसी इमारत है चित्तौड़गढ़ के अंदर जो सर्वप्रथम क्या होती है, इस पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी होता है। क्या हुआ, डाक टिकट जारी कब होता है, 1949 में क्या होता है, डाक टिकट जारी होता है। कितने रुपए का हुआ रे, 5 रुपए का क्या होता है, डाक टिकट जारी होता है। इस बात का क्या रखना है, आपको विशेष ध्यान रखना है। कितने रुपए का हुआ, 5 रुपए का। 5 रुपए का क्या हुआ, 5 रुपए का डाक टिकट जारी। हाँ यार, बताएंगे बताएंगे। विजय स्तंभ भाई किस किस का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, या है,
तो एक ये माना जाता है राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह। और किसका माना जाता है ये भी बताइए। और ये माना जाता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह, प्रतीक। यहां तक आपको बात समझ में आई? देखो ये क्या है, चित्तौड़गढ़ का किला है, विजय स्तंभ हमने चर्चा कर ली भाई, यहां तक हमारी चर्चा हो गई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी कड़ी को आगे लेंगे। यह है चित्तौड़गढ़, दिख रहा है आपको। चित्रांगद मौर्य इसका निर्माण करवाते हैं, इन्हीं के नाम पर चित्रांगद तालाब है। कुंभा इसके आधुनिक निर्माता थे। जनश्रुतियों के अनुसार भीम ने करवाया, तो भीमलत तालाब भी यहाँ पे है। आगे बताओ, इस दुर्ग में छतरियां कौन कौन सी है भाई? इस दुर्ग में छतरियां कौन कौन सी है? अगर पूछ ले कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में छतरियां कौन कौन सी है, आप बता देना। गेमल की छतरी है, फत्ता सिसोदिया की छतरी है, कल्लाजी की छतरी है, और बाघ सिंह देवलिया की छतरी है। बाघ सिंह देवलिया की यहां छतरी है। यहां रेदास की छतरी है, रेदास की छतरी। ये 4-5 बातें आपको ध्यान रखनी है कि भाई छतरियां कौन कौन सी है। कौन कौन सी है? केमल, फत्ता और कल्लाग जी की छतरियां हैं। बाघ सिंह देवलिया की छतरी है, रेदास की छतरी है। ये थे तीसरे साके में शहीद होने वाले। बाघ सिंह था शहीद होने वाले, या तीनों ने क्या किया था? तीसरे साके में केसरी धारण किया था। होता कब है? 1568, फरवरी 1568 में क्या होता है? साका होता है। देवलिया के जो बाघ सिंह जी थे ना, देवलिया जगह कहां है? प्रतापगढ़ में। ये थे ना, ये क्या थे? दूसरे साके में शहीद होने वाले, या दूसरे साके में केसरिया करने वाले। ठीक है, यहां तक आपको बात आई समझ में? आगे चलो थोड़ा। छतरियां पढ़ ली भाई, इस दुर्ग में छतरियां कौन कौन सी है? अब देखो, इस दुर्ग में मंदिर कौन कौन से है? मंदिरों में एक मंदिर है कुंभ स्वामी मंदिर। निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। ठीक है, एक मंदिर कौन सा है यहाँ पे? मीरा मंदिर। कौन सा मंदिर? मीरा मंदिर। मीरा मंदिर के सामने क्या है? रेदास की छतरी है, रेदास की छतरी। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है मीरा मंदिर जिसमें क्या नहीं है? मूर्ति नहीं है। क्या नहीं है इसमें? इसमें मूर्ति नहीं है, इसमें मूर्ति नहीं है, मूर्ति नहीं है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है भाई। कुंभ स्वामी मंदिर कहां है? चित्तौड़गढ़ किले में है। निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। मीरा मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। माना जाता है रेदास की छतरी क्या है? तो रेदास की छतरी भी यही है। अगर आपसे पूछ ले कि मीरा मंदिर है ना, मीरा मंदिर, मीरा मंदिर से पहले क्या था यहाँ पे? तो यहाँ पे था गुज्जर प्रतिहार कालीन, गुज्जर प्रतिहार कालीन, प्रतिहार कालीन सूर्य मंदिर था। कौन सा मंदिर? सूर्य मंदिर। कौन से काल का था ये? गुज्जर प्रतिहार कालीन सूर्य मंदिर था। ठीक है भाई साहब, आगे बता दो। था आपका, देखो 2 मंदिर हो गए। एक मंदिर है यहाँ पे श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर, श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर, नाथ का मंदिर। हमने चर्चा की थी कि भाई इसका निर्माण किसने करवाया? तेज सिंह जी की लुगाई ने या रानी ने, जिनका नाम क्या है? जेतल देवी। ठीक है, ये महारानी किनके थे? तेज सिंह जी के, तेज सिंह जी के। यहां तक आपको बात समझ में आई? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर भी कहां है? चित्तौड़गढ़ में है। देखो, श्याम पार्श्वनाथ के बाद में एक मंदिर और है जिसका नाम क्या मिलता है? अद्भुत मंदिर, अद्भुत मंदिर। इसका निर्माण कौन करवाएंगे? रायमल। कौन करवा के गए? रायमल। यहीं पे क्या है? समिदेश्वर महादेव मंदिर है, समिदेश्वर महादेव मंदिर, महादेव मंदिर।
और ये जो समिदेश्वर महादेव मंदिर है जो प्राचीन में क्या कहलाया, तिरुभुवन नारायण मंदिर कहलाया, या उस तिरुभुवन नारायण मंदिर को क्या कह दिया, समिदेश्वर महादेव मंदिर कह दिया। इसका जो निर्माण करवाया वो किसने करवाया, मोक्कल ने करवाया। या पर हम इसको यूं बोल सकते हैं कि भाई तिरुभुवन नारायण मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया, वो भी मोक्कल ने करवाया। इसलिए इस मंदिर को क्या कहा जाता है, मोक्कल का मंदिर भी कहा जाता है, समिदेश्वर महादेव मंदिर को। ठीक है, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर, अद्भुत मंदिर जो रायमल जी बनवाते हैं, समिदेश्वर महादेव मंदिर जो कौन बनवाते हैं, मोक्कल बनवाते हैं। 3 बातें हो गई। एक मंदिर यहां पे और है, कालिका माता मंदिर, माता मंदिर। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। एक यहां पे बाण माता मंदिर, बाण माता मंदिर, ठीक है, कालिका माता और बाण माता, ये 3-4 बातें हो गई आपने। एक यहां पे मंदिर है तुलजा भवानी का मंदिर, तुलजा भवानी। निर्माण कौन करवाते, बनवीर। निर्माण किसने करवाया, बनवीरिया ने। देखो जो ये तुलजा भवानी है ना, तुलजा भवानी है कौन, महाराष्ट्र के शासक थे शिवाजी की आराध्य देवी, आराध्य देवी। अगर आपसे पूछ ले कि सूर्य मंदिर, कहने का मतलब जो नवीन उसका नाम क्या, मीरा मंदिर, उसी के अवशेषों पर मीरा मंदिर, जबकि सूर्य मंदिर था वो गुर्जर प्रत्यारकालीन था वहां पे। ठीक है, यहां तक आपने देख लिया कि भाई कालिका माता मंदिर है, बाण माता मंदिर है, और एक तुलजा भवानी माता मंदिर है, जिसका निर्माण किसने करवाया, बनवीर ने करवाया। और ये क्या है, शिवाजी की आराध्य देवी है। आई बात समझ में। अब देखो रे, ये क्या है, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ ही है ना, देखो चित्तौड़गढ़ ही है। इसमें अनेक मंदिर है, अनेक मंदिरों में हमने चर्चा कर ली कि भाई साहब कौन कौन से मंदिर है। विजय स्तंभ की हम चर्चा कर चुके हैं। यहां पे क्या है, एक देखो यहां पे क्या है, एक कीर्ति स्तंभ है। कीर्ति स्तंभ का निर्माण देखो, पहले तो यह 7 मंजिला है। कितना मंजिला है, 7 मंजिला। इसका निर्माण किसने करवाया, बगेरवाल जैन जीजा ने, बगेरवाल जैन जीजा। कौन से जीजा, बगेरवाल जैन जीजा ने इसका निर्माण करवाया। इसमें क्या है, एक प्रशस्ति है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। और इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में क्या है, महाराणा कुंभा की, महाराणा कुंभा की उपलब्धियों का वर्णन, उपलब्धियों का वर्णन। यहां तक आपको बात समझ में आई कि भाई साहब जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है ना, सॉरी कीर्ति स्तंभ है ना, वो 7 मंजिला है। बगेरवाल जैन जीजा क्या करवाते हैं, इसका निर्माण करवाते हैं। ये जो कीर्ति स्तंभ है किसको समर्पित है, आदिनाथ को। अब आदिनाथ कह दो, चाहे इसको क्या कह दो, ऋषभ देव कह दो, कौन से देव, तो क्या थे, जैनियों के प्रथम तीर्थ करते। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आदिनाथ को क्या है, ये समर्पित है, 7 मंजिला है। बगेरवाल जैन जीजा क्या करवाते हैं, इसका निर्माण करवाते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है वो कहाँ है, तो वो भी कीर्ति स्तंभ जो 7 इमारत है के जस्ट बाहर लगी हुई है। आई बात समझ में। अब देखो चित्तौड़गढ़ किले के उपनाम, भाई इसको क्या क्या कहा गया, उपनामों में एक इसको कहा गया दुर्गों का सिरमौर, दुर्गों का सिरमौर। अब सिरमौर किसको कहेंगे, तो सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव। एक क्या कहेंगे, दुर्गों का तीर्थ स्थल, दुर्गों का तीर्थ स्थल, ठीक है। एक और क्या कहेंगे, फिरजाबाद, दुर्गों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव, दुर्गों का तीर्थ स्थल खिरजाबाद। नाम किसके हैं, चित्तौड़गढ़ के हैं। ये उपनामों की हमने चर्चा कर ली कि भाई इंपोर्टेंट 4 से 5 क्या है,
ठीक है, उपनाम। अब देखो इसमें तालाब कौन कौन से है? तालाब एक है यहां पर भीमलत तालाब, भीमलत तालाब। एक यहां पर क्या है, चित्रांग के नाम पर चित्रांग तालाब। यहीं पे क्या है, घी तेल की बावड़ी, घी तेल की बावड़ी। ये तीन बातें आपको क्या रखनी है, विशेष ध्यान रखनी है। तालाबों में आ गया, छत्रियों की हमने बात कर ली, मंदिरों की हमने बात कर ली, विजय स्तंभ हमने पढ़ लिया, कीर्ति स्तंभ हमने पढ़ लिया, कीर्ति स्तंभ परिस्थिति के बारे में देख लिया। दूसरा हमने क्या देख लिया, यहाँ के तालाब देख लिए। ठीक है, और कुछ बताओ, ताकि जाएंगे आप। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है वो सारा का सारा आपके सामने पेश किया जाएगा। देखो एक मैं आपको बता दूं, आपको सीधा सीधा बता देता हूं यहाँ पे भाई साहब, यहाँ पे दरवाजे कितने हैं, 7 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे, 7 दरवाजे। अब 7 दरवाजे रटा दो मां साहब जी, रटा देंगे, रटाएंगे क्यों नहीं, आपको ही नहीं रटाएंगे, किसको। देखो एक का नाम मिलता है हनुमान पोल, एक का नाम मिलता है गणेश पोल, एक का नाम मिलता है जोड़ला पोल, एक का नाम मिलता है पांडन पोल, एक का नाम मिला लक्ष्मण पोल, और एक का नाम मिलता है राम पोल, और एक का नाम मिलता है सूरज पोल। कितने हो गए रे, 7 दरवाजे हो गए। एक हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, पांडन पोल, और लक्ष्मण पोल, राम पोल, और सूरज पोल। ये क्या है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के, देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के 1 दरवाजा, 2 दरवाजा, 3 दरवाजा, 4 दरवाजा, 5 दरवाजा, 6 दरवाजा, 7 दरवाजा। जब आप चित्तौड़गढ़ में एंटर करोगे ना, देखो ये क्या है, चित्तौड़गढ़ अपना कहाँ है रे, कहाँ गया चित्तौड़, चित्तौड़गढ़ में आ जाओ पहले। चित्तौड़गढ़ में जब आप एंटर करोगे ना, तो कितने दरवाजे हैं, 7 दरवाजे। ठीक है, थोड़ा सा मैं आगे आपको वापस लेके जाऊंगा। पठार कौन सा है, मेसा का पठार। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है ना, वो शुक्र नीति के अनुसार कितने श्रेणियों में बांटा गया, दुर्गों को 9 श्रेणियों में बांटा गया। उसमें से एक दानवन दुर्ग की श्रेणी को फॉलो नहीं करता। कहने का मतलब ये मरुस्थल में या रेतीला प्रदेशों में नहीं है, बाकी ये सारी की सारी नीतियों को क्या करता है, फॉलो करता है। या इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, नोट लगा के 450 का नोट लगाना, लिखना क्या है आपको कि भाई साहब जो ये दुर्ग है ना, वो दानवन श्रेणी के अलावा, श्रेणी के अलावा बाकी सभी श्रेणियों में आता है, बाकी सभी श्रेणियों में आता है। ठीक है, ये जो दुर्ग है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, वो कौन सी 2 नदियों के किनारे है। देखो ये जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है ना, इधर देखना, रानी पद्मिनी घूम जाएगी रे, इधर देखो, इधर देखो, इधर चित्तौड़गढ़ का किला है, 2 नदियों के संगम पर है। 2 नदियां कौन कौन सी हुई, 2 नदियां कौन कौन सी हुई, देखना एक बार। 2 नदियां कौन कौन सी है, एक बार इधर देखना। एक नदी है बेडस नदी, एक नदी कौन सी है, बेडस नदी, और एक नदी कौन सी है, गंभीरी नदी, गंभीरी नदी। ठीक है, ये 4-5 बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो ये है, आपने देखा, हमने देखा, चारों कानों कोनों से देखा, और दोनों कानों से आपने सुना, दोनों हाथों से नोट्स बनाए, सब काम आपने किए, सब काम हमने किए। लेकिन इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें वो हमने की। 2 नदियां हैं, जिसमें से एक का नाम क्या मिला, एक का नाम मिलता है अपने बेडस नदी, और दूसरे का नाम क्या मिलता है, गंभीरी नदी। इनके संगम पर है। ये दानवन दुर्ग की श्रेणी के अलावा बाकी सभी दुर्गों की श्रेणी में आता है। ठीक है ना, इस बात का आपको क्या रखना है, विशेष ध्यान रखना है। अब मैं वापस इस रानी पद्मिनी को और चित्तौड़गढ़ को बड़ा कर देता हूं। चलो कोई नहीं, ये हो गए बड़े।
कितनी प्यारी थंबनेल लग रही है। कुछ नहीं देखना है, चित्तौड़गढ़ देखना है, साथ में साथ रानी पद्मिनी को भी देखना है। रानी पद्मिनी को आपको इसलिए देखना है क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रानियों में से एक थी। इन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए 1600 रानियों के साथ या 1600 दासियों के साथ जौहर कुंड में क्या कर लेते हैं, अपने आप को समर्पित कर लेते हैं, ताकि क्या नहीं करे, अलाउद्दीन खिलजी हम पर अधिकार नहीं करे। और अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए, अपने आन बान शान को बचाने के लिए ये क्या करते हैं, जौहर कुंड में कूदकर अपनी जान दे देते हैं, बजाय किसी की अधीनता स्वीकार किए। ठीक है, यह था अपना चित्तौड़गढ़ जो है राजस्थान का गौरव, आन और बान और शान। ठीक है साथियों, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।